वेलकम दोस्तों। नमस्कार आप सबको। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और आपकी तैयारी में आप पूर्ण लग्न और मनोयोग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। यही उम्मीद हमेशा रखता हूं और आज भी यही उम्मीद रख रहा हूं। एक बार फिर आज स्कूल व्याख्याता के नए सेशन को लेकर के स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी की प्रश्न पत्रों की एक सीरीज आज आर्थिक भूगोल पर आधारित है। बहुत ही अच्छे और वैल्यूएबल प्रश्न। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि ऐसे प्रश्नों को उपलब्ध करवाया जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और विद्यार्थी केवल एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि ज्योग्राफी के आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठोगे तो ये प्रश्न आप कहीं न कहीं पाओगे। तो मेरी एक हमेशा आपसे अपेक्षा रहती है कि आप इन सभी प्रश्नों को नोट करें। हाँ, जो प्रश्न आपको आता है उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं आता उसको नोट करें। एक अलग से बुक बनाए, एक बहुत बड़ी बुक बन जाएगी। फिर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी एग्जाम के अंदर आपको पेपर प्रैक्टिस बुक की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये मेरी कोशिश है, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि कोशिश तो बहुत करता हूँ जल्दी लाने की। और आप सबके जो व्हाट्सएप पर अनुरोध आते हैं, क्योंकि मैंने सबसे कह रखा है कि जो भी आपकी क्वेरीज है वो अपने प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप नंबर जो नीचे पट्टी के अंदर चल रहे हैं उसमें आप अवश्य दीजिए। और किसी भी तरीके की आपको ज्योग्राफी से संबंधित समस्या है तो मैं आपका समाधान करूंगा। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अदर स्टेट जैसे एमपी की हो गई, यूपी की हो गई, या हरियाणा की आप असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सब के लिए ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है एन के ज्योग्राफी पॉइंट्स। और मैं 24x7 24 घंटे आपके साथ उपस्थित होता हूँ। आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो आप अपना जो प्लेटफॉर्म का व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिए। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपके प्रश्नों का जवाब मैं जरूर दूंगा। थोड़े वैल्यूएबल, काफी गहरे प्रश्न हो, आपकी समझ से काफी दूर हो, तो आप उनको भी मेरे पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्प करना मेरा परम कर्तव्य है। हाँ, मैं एक भूगोल का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन आज भी भूगोल का विद्यार्थी समझता हूँ अपने आप को। और विद्यार्थी की हमेशा ये जिज्ञासा होती है कि नए से नए प्रश्न आए जिससे मैं भी समझूं और आपको समझा सकूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वैसे आप सबके अपूरणीय सहयोग कहूंगा मैं, जिसकी वजह से अपना ये जो चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हो, ये धीरे धीरे सही लेकिन 5,000 परिवार के सदस्यों की ये टीम बनी है। लगभग 5,300 के आसपास की है। हाँ, लोग इतने सदस्य एक महीने से कम कम समय में जोड़ सकते हैं, कुछ लोग इसको 2 या 4 दिन में जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं कर पाया। लेकिन आप जितना भी सहयोग, आप जितने दोस्तों के मित्रों के सहयोग से हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। मेरी कोशिश रहती है एक वैल्यूएबल कंटेंट आप तक लाना। भूगोल के स्टूडेंटों के लिए मैं मेरे जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म की जानकारी आप तक साझा कर सकूं, ताकि आप भूगोल से संबंधित किसी भी एग्जाम के अंदर दुविधा महसूस न करें। अपना एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, हमेशा बताता हूं मैं, एन के ज्योग्राफी पॉइंट, एन के ज्योग्राफी पॉइंट, इस नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके उस एप्लीकेशन में जाकर के राजस्थान में ज्योग्राफी से रिलेटेड विभिन्न भर्तियां, जैसे स्कूल लेक्चरर की भर्ती हो गई हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने एक कोर्स अलग से निकाला है, जो आप सबको पता है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है, और जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, ये हमने अलग से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाल रखा है। पूरा का पूरा कोर्स, जिसमें 5 टॉपिक है, इन पर मैंने काम किया है। पिछली बार भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। इस बार बच्चे हैं वो करीबन इंटरव्यू की दृष्टि से, जो मेरे प्लेटफॉर्म के, मैंने लेट शुरू किया था, मेरे प्लेटफॉर्म के लगभग 200 बच्चे, 200 प्लस बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे, ये मुझे विश्वास है। और अभी अपना इंटरव्यू का बैच भी चल रहा है। आप एन के ज्योग्राफी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको टीम है वो जवाब दे देगी। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता का कोर्स भी चल रहा है।
तो स्कूल व्याख्याता में ये जो अपना कोर्स है, ये स्कूल व्याख्याता का बहुत ही बेहतरीन कोर्स स्कूल लेक्चरर राजस्थान में स्कूल एजुकेशन के लिए है। इसमें आपको फर्स्ट फ्री है वो टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें अभी स्नातकोत्तर स्तर की क्लासें चल रही है। इंडिया ज्योग्राफी कुछ क्लासें आ चुकी, राजस्थान ज्योग्राफी बाकी सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। और आप सबकी डिमांड के आधार पर मैंने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को अलग से बना दिया है। स्कूल लेक्चरर की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का ये भी कोर्स अलग डाल रखा है। तो मैं हमेशा ये जो यूट्यूब चैनल है, ये प्लेटफॉर्म, इस चैनल के माध्यम से एक तो आपको वैल्यूएबल प्रश्न कंटेंट उपलब्ध करवाता हूँ और समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाता हूँ। साथ ही साथ आपके प्लेटफॉर्म, आपका ही प्लेटफॉर्म है ये एनके ज्योग्राफी पॉइंट। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही रिजनेबल एक प्लेटफॉर्म फीस पर आपको ये सारे कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज भी चल रही है स्कूल व्याख्याता की। और इसके अलावा कुछ समय के बाद हम इंटरव्यू बैच के अलावा लैब असिस्टेंट का बैच भी शुरू करेंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको जल्द उपलब्ध करवा दूंगा। इस समय मेरा एक ध्येय है कि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठ करके इस स्टेज पे आया स्टूडेंट, जो किसी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रत्यक्ष पढ़ करके नहीं पढ़ सकता। हाँ देखो, मैं तो खुला कहता हूँ कि ऑफलाइन की क्लास का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी होती है, एक गृहिणी की मजबूरी होती है, एक गांव के बच्चे की मजबूरी होती है कि वो उन ऊंची ऊंची क्लासों का फीस अफोर्ड नहीं कर सके। और ज्योग्राफी समझ आधारित विषय है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने मेरे हर कोर्स में ठीक उसी तरीके से पढ़ाया है जिस तरीके से मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। आज भी विश्वास के साथ कहता हूं कि रोजाना, कहते हैं लोग के कॉलेजों के अंदर पढ़ाने का कोई माहौल नहीं होता, आज भी रोजाना 3 से 4 घंटे कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूं, 3 से 4 घंटे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं रात को। और फिर भी चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पर भी मेरे स्टूडेंटों के लिए, जुड़े हुए लोगों के, बच्चों के लिए मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट वहां तक पहुंचा सकूं। मेरे किसी भी प्रश्न के अंदर आपको एक कमजोर प्रश्न नजर नहीं आएंगे। हर प्रश्न, और मैं जो प्रश्न ला रहा हूं वो सारे PYQs है, सारे पुरानी भर्तियों में आए हुए प्रश्न है। और फिर मैं उन प्रश्नों का, चले वो किसी भी गाइड के अंदर छपे हुए, मैं उस प्रश्न का एनालिसिस करता हूं, उस प्रश्न का उत्तर सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद उनके उत्तरों से और क्या प्रश्न बनते हैं, इन सारी चीजों पर मैं बात करता हूं। उसके बाद आप तक ये चीजें पहुंचाता हूं। तो आपको कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप एनके ज्योग्राफी पॉइंट प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर पर, यानी इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के चैनल एनके ज्योग्राफी पॉइंट के नाम से ही है। और जो अपना फेसबुक चैनल है वो है नरेश कुमार सारण के नाम से, ठीक है। खैर वहां तो ज्यादा इतनी जानकारी नहीं आती, मैं सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा देता हूँ। आज के प्रश्नों पर बात करें, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के प्रश्न काफी गहरे प्रश्न, काफी अच्छे प्रश्न है। बरगान तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है सऊदी अरब में, कुवैत में, ईरान में, इराक में। स्कूल एजुकेशन में आपका है आर्थिक भूगोल, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF सेट, उनका कहना ही क्या है, अदर स्टेट में भी ये है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा कुवैत, राइट। ये प्रश्न कई बार आते हैं पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों को लेकर के या पेट्रोलियम उत्पादन को लेकर के। तो मैंने एक स्लाइड, एक बुक स्क्रिप्ट निकाली और कुछ देशों में तेल उत्पादक क्षेत्र आपके सामने लाया हूं। पहले तो आप चाहो तो इन सब को लिख सकते हो, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि किस में कौन सा आपको याद रखना है। जैसे ईरान की बात करें तो ईरान में जो तेल उत्पादक क्षेत्र है उसके अंदर मस्जिद ए सुलेमान, गच, सरन, अदाजारी, लाली और नफ्त। अदाजारी कहें या अदजरी कहें, अदजारी कहें तो भी चलता है, अदजारी ये शब्द भी आता है। ये है ईरान में। अब मैं आपसे कहूंगा ईरान में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आदाजारी और एक ये नफ्त।
ये नाम आप 100% याद रखना, क्योंकि ये कई एग्जामों का हिस्सा बन चुके हैं, एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। इराक की बात करें तो इराक में किरकुक, मुसल, रुमालिया और बसरा। इराक का किरकुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी वालों को याद नहीं करना है, लेकिन किरकुक इराक जरूर याद रखना। कुवैत, कुवैत में एक तो नाम आया ही था बरगान, और एक रुद्तन, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। बरगान का तो कई बार पूछा गया है, और एक है रुद्तन, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब के अंदर अबकिक, कातिफ, गावर और दम्मान, और इनके अंदर गावर और दम्मान, ये दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपके एक साथ 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो गए, और केवल क्लियर ही नहीं हुए, मैंने स्पष्टली कह दिया कि इसमें ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि नए बच्चों को ये पता नहीं होता है, वो सारा रटते हैं, गच, सरन, लाली सब रटेंगे। हाँ, रटना भी चाहिए, बट कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना जरूरी है। तो ये चीज आपको मैंने बता दी। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका का वृद्ध झील प्रदेश किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, खनिज तेल, लोएस्क, बॉक्साइट। ये उत्तर अमेरिका में यूएस और कनाडा के पास की बात कर रहा है, जो ग्रेट लेक्स की बात करता है, उसके पास जो एरिया है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, खनिज तेल के लिए, लोएस्क के लिए, या बॉक्साइट के लिए? इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा लोएस्क। ओके, देखो पहले इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो वृद्ध झील कौन सी है उसकी बात करेंगे, और एक अपन बात करेंगे कि इन वृद्ध झीलों के पास लोएस्क की कुछ खानें पाई जाती है, उसका नाम कई बार पूछा जाता है। तो पहले तो हम वृद्ध झील को देख लें कौन कौन सी है। ये नाम तो आपने सुना होगा, सुपीरियर, 5 झीलें हैं, मिशिगन, यूरन या यूरेन, ईरी और ओंटेरियो। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा पर स्थित 5 जिले हैं। ये जिले आपस में कनेक्ट है, कुछ तो आपस में जुड़ी हुई है और कुछ को नहरों के द्वारा जोड़ा गया है। इन जिलों के लास्ट में ओंटेरियो के आगे नदी प्रवाहित होती है, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। तो आज इस प्रश्न में केवल इतना ही बताऊंगा, और किसी प्रश्न में पूरा इसको डिटेल से बताऊं क्योंकि आगे और प्रश्न है। अब ये जो लोएस्क उत्पादित होता है वृद्ध झील के आसपास, शिकागो, गेरी, ये सब वहां के सिटी है, वहां कुछ लोएस्क श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां भी कई बार एग्जामों के अंदर आई है। मेसाबी, वर्मिलियन, मिनोमिनी, मर्केटी और गोजेविक। विद्यार्थियों, प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन मान झील क्षेत्र की लोएस्क श्रेणी है या नहीं है, और मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूं, मेसाबी, वर्मिलियन और गोजेविक। ये तो कई बार पूछा गया है, आपके सामने भी आएगा किसी, जब आप कोई किसी प्रश्न बैंक को आप सॉल्व करोगे ना, उसमें ये चीज आएगी। मेसाबी है, ये लोएस्क श्रेणी है, कहां पाई जाती है? यूएसए में, मान झील क्षेत्र में। वर्मिलियन, मिनोमिनी, मर्केटी और गोजेविक, इन तीनों का तो प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। चलो, ये बहुत अच्छा प्रश्न हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो है, दक्षिणी गोलार्ध में लोहा और इस्पात का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? दक्षिण गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध के देशों पर बात करें, चिली, पेरू, ब्राजील और वेनेजुएला। इसमें विद्यार्थियों ध्यान रखना, ब्राजील दक्षिणी गोलार्ध के इन देशों में सबसे बड़ा लोएस्ट प्रोडक्टर है। और वैसे संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध की बात ही कर ले तो औद्योगिक उत्पादों में तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील 2 ही तो नाम आते हैं, इसमें ब्राजील एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएं, हार्मुज जल डमरू निम्नलिखित में से किन 2 खाड़ियों को जोड़ता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये परिवहन से रिलेटेड प्रश्न है, तब मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इसको शामिल किया। फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फार्स की खाड़ी और अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी,
फार्स की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी। ये जोड़ता है आपका फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, हारमुज। ये प्रश्न बहुत अच्छा है विद्यार्थियों। ओके, मैं कुछ ऐसी जल संधियों को भी यहां लिखवा देता हूं जो कई एग्जामों का हिस्सा होती है। जैसे एक आपने बॉस जल संधि पढ़ी होगी, बॉस जल संधि, मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं बॉस, आप पूरा लिख देना। ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, आप देख लेना, तस्मान सागर और दक्षिण सागर। ओके, इनको क्या करना, ये विद्यार्थियों इसको गूगल सर्च कर लेना, या तो आपके पास मानचित्र है तो मानचित्र से देख लेना, या गूगल सर्च करके इन सब के बीच में जो जल संधि स्थित है उसको आपको नोट कर लेना। इसके अलावा बेरिंग जल संधि है, वो बेरिंग सागर और चुकची सागर के बीच में है। एक जल संधि है बेरिंग जल संधि, जो बेरिंग सागर और चुकची सागर के बीच में है। बेरिंग सागर व चुकची सागर के बीच में। एक डेविस जल संधि और है जो काफी एग्जामों के अंदर पूछी जाती है, डेविस जल संधि है, ये बैफिन सागर और अटलांटिक सागर के बीच में है। अटलांटिक महासागर देख ले, बैफिन और अटलांटिक महासागर के बीच में है। इसके अलावा एक डोवर जल संधि जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है, डोवर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है। इसके अलावा एक मक्कासार जल संधि है जो जावा और सेल्बीज सागर के बीच में है। मक्कासार जल संधि है वो जावा और सेल्बीज सागर के बीच में है। तो इसको ऊपर खिंचवा दूं, ठीक है। इसके अलावा बॉब अल मदेव है जो लाल सागर और अरब सागर के बीच में है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। बॉब अल मदेव ये है आपका लाल सागर और अरब सागर के बीच में। ठीक है, ये कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट चुनिए। एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है और दूसरी तरफ देश का नाम है। रूअर, न्यू इंग्लैंड, किंकी और बलो हारिजेंटे, यूएसए, ब्राजील, जर्मनी और जापान। मैं सीधा मिलान करके ही बताता हूं, आप अपने कूट का चुनाव करके और आप उसको लिख सकते हैं। इसमें देखिए रूअर, कोई इसमें डाउट नहीं है, जर्मनी का औद्योगिक प्रदेश है, और वैसे तुम इसको कभी गलत भी नहीं करोगे, रूअर जर्मनी का है। न्यू इंग्लैंड, ये कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। जब औद्योगिक प्रदेश की बात आती है, न्यू इंग्लैंड है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश है, ये ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद किंकी, ये जापान का औद्योगिक प्रदेश है, और बलो हारिजेंटे ये ब्राजील का औद्योगिक प्रदेश है। तो इसमें न्यू इंग्लैंड ये अच्छा चीज है, इस प्रश्न के अंदर ये निकल करके आई, इसको आप ध्यान रखिए। न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक कभी कभार पूछा जाता मिडलैंड, ये चीज पूछी जाती, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, तो विद्यार्थियों ये यूरोप का औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश ये यूरोप के अंदर है। अपना जो स्कूल लेक्चरर का चैप्टर है राजस्थान के अंदर, उसमें औद्योगिक प्रदेश एक चैप्टर दिया हुआ है, और वहां ऐसे प्रश्न आते हैं। मिडलैंड को ब्लैक कंट्री भी कहते हैं, काला प्रदेश या काला क्षेत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है? ब्राजील का मैनचेस्टर, विद्यार्थियों ब्राजील के मैनचेस्टर की बात आती है, रिसाइफ है, सल्वाडोर, साओ पाओ और
रायो ग्रांडे। तो ये यदि आपने पढ़ा है तो याद होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा साओ पाओ। देखो साओ पाओ आपने पहले भी सुना होगा, ये ब्राजील का कॉफी नगर भी है, कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं साओ पाओ को। लेकिन सूती वस्त्र का बहुत बड़ा उत्पादन होने के कारण इसको ब्राजील का मैनचेस्टर कहते हैं। ब्राजील में कुछ औद्योगिक एरियाज है, और वो औद्योगिक एरियाज कई बार पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध किससे है। तो मैं 2-3 औद्योगिक एरियाज बताता हूं। जैसे एक मिनास गेरास नाम आता है, वैसे लोएस के लिए भी आता है मिनास गेरास, ये नाम आप याद रखना। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ब्राजील में कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनास गेरास का नाम जब भी आता है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, ये ब्राजील का सूती वस्त्र औद्योगिक एरिया भी है, और मिनास गेरास के अंदर लोएस की खाने भी पाई जाती है, यानी लोएस का उत्पादन भी करता है। बाकी रियो डी जेनेरो को आप सब जानते हैं, साओ पाओ इसको भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट, अर्जेंटीना का कौन सा बंदरगाह रायो डी ला प्लाटा, ये क्या है रायो डी ला प्लाटा, ये नदी है विद्यार्थियों। वैसे ला प्लाटा नदी आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते होंगे, वो यही ला प्लाटा नदी है। अर्जेंटीना का कौन सा बंदरगाह रायो डी ला प्लाटा की एस्चुरी पर स्थित है? मॉन्टवीडियो, रियो ग्रांडे, ब्यूनस आयरन्स और रोसारियो। इस प्रश्न का उत्तर है ब्यूनस आयरन्स। सुनो, इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। एक तो ये कि ब्यूनस आयरन्स अर्जेंटीना में है, वैसे ये तो हम सब जानते हैं, ब्यूनस आयरन्स बहुत बड़ा शहर है अर्जेंटीना का। लेकिन ये जो रायो डी ला प्लाटा ये नदी है, और ये नदी कहां की है? अर्जेंटीना की है। वैसे ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में भी बहती है। तो ला प्लाटा नदी अर्जेंटीना की है। ला प्लाटा नदी की एस्चुरी में ब्यूनस आयरन्स स्थित है। एस्चुरी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्चुरी विद्यार्थियों नदी का मुहाना है। वैसे भूगोल के आप स्टूडेंट सब जानते होंगे, ये ऐसा मुहाना है जहां डेल्टा नहीं बनता है, डेल्टा नहीं बनता है, बल्कि नदी सीधी सीधी समुद्र में जाती हुई या गिरती हुई प्रतीत होती है। आप ये नहीं पता लगा सकते कि जल का कौन सा हिस्सा समुद्र का है और कौन सा हिस्सा नदी का है, क्योंकि नदी का जो ढाल होता है वो बहुत तीव्र होता है, इसलिए नदी अवसादों को डेल्टाई इलाके के अंदर जमा नहीं कर पाती। उसको हम कहते हैं एस्चुरी, हिंदी में जिसको कहते हैं जवार नदमुख। और ऐसी नदियां हिंदुस्तान में भी है, जैसे हम बात करें नर्मदा की और ताप्ती की। नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी भी आपका अच्छा प्रश्न बन गया यह, नर्मदा और ताप्ती नदियां भारत में। तो रियो डी ला प्लाटा नदी कहां हो गई? अर्जेंटीना के अंदर हो गई। ओके, वैसे ये दो नदियों का संगम है रियो डी प्लाटा। यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां ये चीज आती है। एक तो पराना नदी है जिसको पराना पराग्वे नदी कहते हैं, और एक पिल्कोमायो नदी, ये दो नदियों का संगम है। पिल्कोमायो प्लस पराना पराग्वे नदी, पराना कहें तो भी चलेगा। ये दो नदियों का संगम जहां होता है उसके आगे ला प्लाटा नदी बनती है या प्लाटा नदी बनती है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पशुपालक क्षेत्र कौन सा है? वैसे ये बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को लेने के पीछे मेरी सोच अलग थी, तब मैंने ये लिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पशुपालक क्षेत्र वही होगा जो घास का मैदान होगा। डाउन्स, पंपास, वेल्ड्स और प्रेरीज। वैसे ये नाम काफी चर्चित है या जान पहचान वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जब भी हम पशुपालक क्षेत्र की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आएगा। इसका आपका आंसर है वो डाउन्स, राइट हो। अब आपको एक चीज पता होगी कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वैसे एक स्लाइड में मैंने इसको बताया था, एक कोई वीडियो मैंने जब प्रश्नों का डाला था तो उसमें मैंने ये जिक्र किया था। वैसे आज ये 20वीं क्लास है, इससे पहले मैं 19 क्लासें और डाल चुका हूं ऐसी की ऐसी। आप जाकर के देखना चाहते हैं तो मेरी प्ले स्टोर प्लेलिस्ट पे पड़ा है वो सारी वीडियो,
सारे वीडियो आप देख सकते हो। मैंने 20 घंटे आपके लिए दिए हैं। हर प्रश्न पत्र में 15 से 20 प्रश्न होते हैं, तो यूं मान लीजिए 350 से 400 प्रश्नों पर मैंने डिस्कस किया है। और हर पेपर में 15-20 प्रश्नों के अलावा 10-15 प्रश्न ऐसे निकलते हैं जो मैं एनालिसिस के दौरान देता हूं। 10-15 छोड़ो, 20-20, 30-30 निकलते हैं। तो करीबन मैंने 700 से 800 प्रश्नों पर डिस्कस किया है। आपके 20 घंटे खत्म होंगे, मैंने आपको 800 प्रश्न उपलब्ध करवाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पशुपालक क्षेत्र डाउन्स है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्ड्स आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे, यानी दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। पंपास ये आपको अर्जेंटीना में मिलेंगे, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और प्रेरीज ये आपको उत्तर अमेरिका में मिलेंगे। उत्तर अमेरिका में मिलने का मतलब हुआ यूएसए और कनाडा में मिलेंगे। और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं पैदा होता है, इसलिए उसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं। इस एरिया को, यूएसए और कनाडा के एरिया को बास्केट ऑफ ब्रेड भी बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और इसके अलावा एक स्टेपीज और होता है जो एशिया के अंदर है। स्टेपीज है वो एशिया में है। एक कैंटरबरी और है, कैंटरबरी ये आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा। ये जितने सारे नाम आए विद्यार्थियों, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसके अलावा कुछ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी है दुनिया में। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी है, जैसे अफ्रीका का सवाना, ये आपने नाम अच्छी तरीके से सुना होगा। सवाना जो स्पेशली सूडान यानी अफ्रीका महाद्वीप के सूडान देश में ये बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका में भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, पर्टिकुलर दक्षिणी अफ्रीका देश में, जिसको पार्कलैंड बोलते हैं। पार्कलैंड ये आपको दक्षिणी अफ्रीका के अंदर मिलेंगे। पार्कलैंड उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विद्यार्थियों ब्राजील में और मिलते हैं। ब्राजील में जिसको कंपास कहते हैं, कंपास ऐसे नाम आपने सुने होंगे, कंपास या कंपास, ये ब्राजील के अंदर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसके अलावा लानोज और नाम आते हैं, लानोज। वैसे आपको ये चीज दिखेगी नहीं क्योंकि नीचे ज्यादा, मैं यहाँ लिख देता हूँ लानोज। लानोज ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, वो वेनेजुएला में मिलेगा। वेनेजुएला या वेनेजुएला भी लिखते हैं इसको। तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। एक साथ एक नहीं 10-15 प्रश्न आपके तैयार हुए। और मैं बीच बीच में कहता भी रहता हूँ, हालांकि बहुत कम कहता हूँ, आपको लगे कि ये प्रश्न आपके लिए वैल्यूएबल है और मैं आपकी एक छोटे स्तर पर ही सही हेल्प कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मैं इसको चैनल नहीं कह करके प्लेटफॉर्म कहता हूँ, अपना सबका परिवार कहता हूँ। आप इस परिवार को सपोर्ट करें, आप इसके मेंबर बने। वो मेंबर बनने का मतलब, वो बहुत सारे यूट्यूबर साथी कह रहे हैं ना, आप इसको सब्सक्राइब करें, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि इन सारे प्रश्नों का फायदा आपके और भाई बहन बंधु है वो उठा सके। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएं। क्रिवोई रोंग प्रसिद्ध है, ये एक खनन क्षेत्र है या एक बहुत बड़ा एरिया है, उद्योग के लिए है, यानी वस्त्र उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए, लो अयस्क खनन के लिए, बॉक्साइट खनन के लिए। वैसे मैंने माफ करना इसका उत्तर पहले बता ही दिया, दो चीज तो बाहर निकली गई। ये लो अयस्क खनन क्षेत्र है क्रिवोई रोंग, और ये वर्तमान में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये यूक्रेन देश के अंदर है। तो जब यूक्रेन देश और क्रिवोई रोंग इन दोनों का प्रश्न बनेगा तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। वैसे जब इसका यूएसएसआर साथ में हुआ करता था तो उस समय क्रिवोई रोंग बहुत इंपॉर्टेंट यूएसएसआर का प्रोडक्टर हुआ करता था, उत्पादक एरिया हुआ करता था, लो उत्पादक एरिया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नों पर बात करें। अगला प्रश्न, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? कई बार अब आप कहोगे ये प्रश्न तो सर गहरा है। ये गहरा नहीं, ये किसी एग्जाम के अंदर आया है और ये स्कूल लेक्चरर के लिए माथापच्ची बनेगा। मैंने मेरे कोर्स में इसको बढ़िया तरीके से समझा रखा है।
मैंने कहा लेफ्ट राइट देख लेना, कौन लेफ्ट से राइट की तरफ क्रम सही है, कौन राइट से लेफ्ट की तरफ क्रम सही है। ये सारी चीजें मैंने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर बताई है और ये प्रश्न आते हैं। अब देखो, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? व्लादिवोस्टोक, मिन्स्क, ओमस्क, मॉस्को। इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा मिन्स्क, राइट। जब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात आती है तो ये न केवल एशिया का बल्कि विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। वैसे अब एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग नया बन गया है। एक ही महाद्वीप की बात करें, विश्व का तो नहीं कह सकता हूं मैं, अब ये एशिया का रहा है। ये एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यदि मैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करूं तो एक पैन अमेरिकन रेल मार्ग बन रहा है, वो काफी दो एक महाद्वीपों को जोड़ रहा है। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और ये कहां से कहां जोड़ता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्व के अंदर लेनिनग्राड, जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, वहां से पूर्व में नहीं, पश्चिम में मॉस्को से पहले लेनिनग्राड है, सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से प्रशांत के तट पर व्लादिवोस्टोक शहर है, ये जो आप आए हैं व्लादिवोस्टोक, वहां तक ये जोड़ता है। 9,322 किलोमीटर है। देखो कुछ बुकों के अंदर 9,332 किलोमीटर भी लिखा आता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर 9,322 किलोमीटर का जिक्र किया गया है। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। अब इनके ऊपर कौन से शहर स्थित है, मैं एक स्लाइड भी लेकर के आया हूं। ये आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये यहां से शुरू होता है, ये सेंट पीटर्सबर्ग लिखा हुआ है। ये एशिया, ये यूरोप वाला भाग है, यूं समझें, ये यूरोप महाद्वीप का भाग है। सेंट पीटर्सबर्ग से यहां ये प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अब इसका प्रश्न क्या बनता है, एक तो ये बन गया कहां से कहां तक है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक कितने किलोमीटर लंबा है, 9,322 किलोमीटर लंबा है। पूरा का पूरा मार्ग दोहरे पथ के द्वारा निर्मित है, यानी आने और जाने का मार्ग अलग है, पूरा का पूरा विद्युतीकृत है। ओके, अब इनका एक प्रश्न बनता है, दो प्रश्न बनते हैं कि इनके किनारे पर जो शहर स्थित है, एक तो ये चीज देख लें कि इनके किनारे कौन से शहर है, यानी इनके ऊपर कौन से शहर स्थित है। ये प्रश्न अभी तो आया था कि कौन है और कौन नहीं है। एक इनका प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम में शहरों का सही क्रम, और एक पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व शहरों का सही क्रम, यानी पूर्व से पश्चिम में तो इस तरीके से चलेगा और पश्चिम से पूर्व में इस तरीके से चलेगा। मैं कुछ शहरों के नाम बताता हूं, पहले पश्चिम से पूर्व। देखो सेंट पीटर्सबर्ग से आप जाओगे मॉस्को, मॉस्को से जाओगे कजान, कजान से यकेटोरिनबर्ग, उसके बाद ट्यूमिन, फिर ओमस्क। ये देखो ओमस्क तो आ गया। इसके अलावा नोवासिबिर्स्क, कास्नोयार्स्क, अंगार्स्क, चिता, खबरोवस्क और व्लादिवोस्टोक। ये मेजर शहर है जो एनसीईआरटी ने दिखाए हैं। अभी मैंने पश्चिम से पूर्व बताया, आप इसको पूर्व से पश्चिम भी ले सकते हो। अब जब आप पिछले प्रश्नों में आते हैं तो व्लादिवोस्टोक है, ओमस्क भी है और मॉस्को है, मिन्स्क इसमें नहीं आएगा। ओके, ये चीज हो गया। इसी तरीके से एक रेल मार्ग और है जिसको भी मैं स्लाइड लेकर के आया, ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग। ये कई बार पूछा जाता है, ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग, ये कनाडा का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये आपका जाता है वैंकूवर, जो प्रशांत तट पर स्थित है, वैंकूवर या वैंकूवर, वहां से लेकर के अटलांटिक तट पर सेंट हैलिफैक्स है, वहां तक ये जाता है, हैलिफैक्स तक। कई बार पूछा जाता कहां से कहां तक है, तो वैंकूवर से लेकर के हैलिफैक्स तक। हैलिफैक्स अटलांटिक तट पे है और वैंकूवर प्रशांत तट पे है। और इनके किनारे जो विद्यार्थियों शहर स्थित है, उसमें जैसे वैंकूवर के बाद ये कैमलुप्स जाएगा, उसके बाद कैलगरी, उसके बाद रेगिना, उसके बाद विनीपेग, फिर ये सडबरी, ये कडबरी नहीं है, ये सडबरी है, फिर ओटावा, फिर मॉन्ट्रियल, फिर क्यूबेक के बाद में ये पूर्वी तट पे बहुत दूर चला जाएगा सिडनी, और फिर नीचे आएगा ये हैलिफैक्स। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है, ये अमेरिका का, सॉरी कनाडा का एक शहर है सिडनी। ओके, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्लियर हुए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। एक तरफ ये उत्पादक क्षेत्र है खनिजों के और दूसरी तरफ खनिज है।
कारागंडा, पेराक, सान मैनुअल, वीपा, और इधर बॉक्साइट, कोयला और तांबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनको आप मिलान कीजिए। नॉर्मली जब कारागंडा की बात आती है तो मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं। कारागंडा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ओके, क्योंकि ये सब आपके लिए नए होंगे, मैंने तो काफी टाइम से पढ़े हैं तब मुझे याद होगा। अब आपको तो सारे देखने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारागंडा है। अब एक प्रश्न चीज ये भी आएगी विद्यार्थियों, ये कारागंडा है कहां? ये कजाकिस्तान में है। कारागंडा आपको कहां मिलेगा? कजाकिस्तान में। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट, चलो आप किताब के अंदर ये पढ़ लेते हैं, लेकिन किताब में एनालिसिस ये चीज नहीं होती है। तो कारागंडा कजाकिस्तान में है और ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद पेराक है, ये विद्यार्थियों टिन उत्पादक एरिया है, टिन। और पेराक आपको मिलेगा मलेशिया के अंदर। मलेशिया टिन का बहुत बड़ा प्रोडक्टर है, वर्तमान में तो चीन हो गया है। मैं उत्पादन की मात्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पेराक की बात कर रहा हूं। और सान मैनुअल की बात करें तो सान मैनुअल है, ये तांबा उत्पादक एरिया है, ठीक है। और ये आपको मिलेगा यूएसए के अंदर, सान मैनुअल यूएसए के अंदर है। उसके बाद में एक रहा है वीपा, जो बॉक्साइट उत्पादक एरिया है। और वीपा आपको, वीपा या इसका वाइपा भी लिखा आता है कभी कभार, ये वाइपा, ये आपको कहां मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ओके। बहुत अच्छा प्रश्न, केवल यही क्लियर नहीं हुआ है इसमें, इन सब के अंदर मुझे पेराक और कारागंडा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। कारागंडा कोयला प्रोडक्टर, कजाकिस्तान, देश का नाम जरूर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, सड़क निर्माण किस प्रकार की क्रिया है, मतलब आर्थिक क्रिया की बात कर रहा है ये। वैसे इस प्रश्न को मैंने 2-3 एग्जामों के अंदर, ये प्रश्न नहीं इसके जैसे प्रश्नों को मैंने क्लियर किया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो इसके अंदर सड़क निर्माण का कार्य ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों में 1 by 1 थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, वैसे पहले भी बताया है, जो भी नए जो आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि कईयों ने वापस देखा नहीं, तो आप पुरानी स्लाइडों को एक बार देख लीजिए। या मैं हमेशा आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं, मेरी जो भी क्लासें आती है वो 2-3 दिन बाद आती है, तो 3 दिन में यदि आपके मोबाइल की एक बार घंटी बज जाती है तो डरना नहीं है। यदि ज्योग्राफी की आप स्टूडेंट और ज्योग्राफी में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप ज्योग्राफी में बनाना चाहते हैं, सिविल सेवा में बनाना चाहते हैं, या कहीं पर भी ज्योग्राफी से रिलेटेड एग्जामों में आप बैठना चाहते हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर विद्यार्थियों कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्यन आता है, खनन आता है, पशुपालन और पशुचारण दोनों ही है वो। इसके अलावा आखेट भी आता है, कृषि, और एक आता है संग्रहण, ये चीजें इसमें आती है, ओके। तो ये तो है प्राथमिक। और आपको पता है इनमें लगे हुए श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। रेड कॉलर श्रमिक, जो प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, इसमें 3 तरह की क्रिया आती है। एक आता है विनिर्माण, विनिर्माण जिसको हम उद्योग कहते हैं, एक आता है निर्माण, और एक आता है प्रसंस्करण। विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण। विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे पदार्थ से किसी परिष्कृत पदार्थ या वस्तु का निर्माण करना, जैसे इंडस्ट्री जितनी भी है वो सब विनिर्माण में आएगी। जैसे जिप्सम से सीमेंट का निर्माण करना, कपास से कपड़े का निर्माण करना, गन्ने से शक्कर का निर्माण करना, ये सब विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। निर्माण के अंदर अवसंरचना को बनाने का काम आता है, जैसे सड़क बनाना, रेल मार्ग बनाना, पुल बनाना, मकान बनाना आदि, ये आता है निर्माण के अंदर। नहरें बनाना, ये भी निर्माण में। प्रसंस्करण के अंदर आता है जो हमारे भोज्य पदार्थ है उसको नष्ट होने से बचाने के लिए की गई क्रियाएं, जैसे आप आचार बना रहे हो, या पदार्थों को सुखा करके उसका कर रहे हो, या किवणन क्रिया कर रहे हो, वो सब इसके अंतर्गत आता है। तृतीयक व्यवसाय के अंदर सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें व्यापार है, परिवहन है, बीमा है,
बैंकिंग है, संचार है और वाणिज्य की क्रियाएं वो इसमें आती है। तृतीय के ही 2 गौण भाग किए गए। हाँ, एक द्वितीयक सेक्टर के अंदर लगे हुए लोग हैं उसको नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं, नीला कॉलर श्रमिक। अब प्रथम प्राथमिक और द्वितीयक वाले में तुम्हारे कंफ्यूजन नहीं होगा, तृतीयक और चतुर्थ में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तृतीयक होता है, इसको पिंक कॉलर श्रमिक कहते हैं या गुलाबी कॉलर श्रमिक बोलते हैं, पिंक कॉलर। और चतुर्थ है, इसको बोलते हैं श्वेत कॉलर, श्वेत कॉलर। अब ये चतुर्थ कौन है आपको पता है? ये उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित सेवा है जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल सेवाएं आती, कंप्यूटर आधारित सूचना और प्रसंस्करण या सूचना और उनके निर्माण और सूचना को मार्केट में बेचना, ये सारी सेवाएं होती वो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आती है। हालांकि कुछ किताबों के अंदर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे विश्वविद्यालय कार्यालयों में काम करने वाले या विश्वविद्यालय में काम करने वाले शिक्षक है वो चतुर्थ व्यवसाय में आएगी, जबकि सामान्य शिक्षक है वो तृतीयक व्यवसाय में आएगा। वैज्ञानिक और बड़े चिकित्सक होंगे जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो चतुर्थ के अंतर्गत आएंगे, इनको श्वेत कॉलर श्रमिक कहते हैं। एक पंचम और होता है जिसको हम स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं, वो बहुत ही अत्यधिक उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित और उसमें वो क्राइटेरिया फिक्स है, जैसे प्रशासक उसमें आएगा, प्रबंधक उसमें आएगा, नीति निर्माता उसमें आएगा और निर्णयकर्ता उसमें आएगा, वो पंचम व्यवसाय में, उसको स्वर्ण कॉलर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सही कूट बढ़ना, एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ देश है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें बॉक्साइट, लो अयस्क, टिन और तांबा, मंचूरिया, किंटा घाटी, च्विकामाटा और राइन, ये एरियाज के नाम दिए गए हैं। तो जब भी बॉक्साइट का विद्यार्थियों नाम आता है तो इनके अंदर बॉक्साइट सर्वाधिक राइन घाटी के अंदर, राइन घाटी के अंदर प्रोडक्ट किया जाता है। राइन घाटी स्पेशली जर्मनी वाला एरियाज है। उसके बाद में लो अयस्क की बात आती है तो इनमें से लो अयस्क मंचूरिया में सबसे ज्यादा है, मंचूरिया चाइना का जो बेल्ट है वो। टिन वाला ये प्रश्न, इसमें मुझे टिन वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जो किंटा घाटी मलेशिया में है। वैसे टिन का पहले भी आया था, पेराक, वो भी आपका मलेशिया में था, और किंटा घाटी मलेशिया में। ये किंटा घाटी प्रश्न कई बार पहले भी आया हुआ है, स्पेशली आया हुआ किंटा घाटी। और तांबा च्विका माटा, ये दुनिया की सबसे बड़ी खान है तांबे की। च्विका माटा या च्विका माटा, ये आपका है चिल्ली के अंदर। ये तो आप 100% याद रख लेना। च्विकामाटा कहाँ है? ये इसको च्विका माटा बोलते हैं, ये मैं इसने आधा लिख दिया, च्विका माटा। ये तांबे के प्रोडक्टर के लिए है, चिल्ली में ये है। ओके, उसके बाद में ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, मिल्पा कृषि जानी जाती है। वैसे ये ठीक पहले वाली में भी आया था, पहले वाली स्लाइड में मुझे अभी याद आ गया। खाद्यान्न कृषि है कि स्थानांतरणशील कृषि है कि स्थायी कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है? तो वैसे इस प्रश्न को देने में कोई नहीं चूकेगा, ये स्थानांतरणशील कृषि है। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया कि ये मिल्पा कृषि कहाँ की जाती है, मैं बच्चों को बताऊं। वैसे मैंने पिछला जो मैंने पेपर आपको डाला था, जो हमारी क्लास थी 19वीं, उसके अंदर भी आया था, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो मिल्पा आपकी मैक्सिको के अंदर है, मैक्सिको व मध्य अमेरिका में। आपको नाम उस समय बताए थे, आप वापस उस वीडियो को जाकर के देख लेना, उसमें एक प्रश्न था। जैसे लादांग इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर बताया था मैंने, जुमिंग कृषि भारत में बताया था, चैना कृषि श्रीलंका के अंदर बताया था, कोनुको वेनेजुएला के अंदर बताया था, रे वियतनाम में बताया था, और टावी मेडागास्कर के अंदर बताया था। ये सारे नाम मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बताए थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, प्रश्न पूरे हो गए। अब बस लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत रखिए, हौसला हारिए मत, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। ये जिंदगी आपको बहुत दूर तक ले जाएगी, ये जीवन आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। बशर्ते आपको मेहनत करनी है, खुद पर विश्वास रखना और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, इन क्लासेस को बहुत दूर तक पहुंचाइए, और हमारे प्लेटफॉर्म जो NK ज्योग्राफी पॉइंट्स एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे,
जहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्सेज संचालित है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 25 तारीख है, 25 दिसंबर, और जल्दी ही हम उन कोर्सेज पर कुछ नए वर्ष को लेकर के विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मैं ऑफ़र भी लाने वाला हूँ। आप सबकी ज्योग्राफी के अंदर बहुत ही हेल्प होगी, ये मैं आपको विश्वास रखता हूँ। आप हमसे जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और क्लास में। धन्यवाद।